AXE डेट टू द म्यूटेंट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी म्यूटेंट्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है कि वो इस पूरे के पूरे जजमेंट डे के अंदर अपने आप को ड्रूक के हमले से बचाने की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है AXE डेट टू द म्यूटेंट्स का, इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टाइन के अंदर जो अलग अलग म्यूटेंट्स हैं, अलग अलग इटर्नल्स हैं या फिर डिविएंट्स हैं, उनको किस तरीके से सेलेस्टियल जज कर रहा है, उसके क्या बेसिस हैं। क्योंकि हमने अपने मेन इवेंट के अंदर तो देखा कि किस तरीके से ज़्यादातर बड़े बड़े म्यूटेंट्स उनको जो है थम्स डाउन दिया गया है, जबकि यहाँ पे डिविएंट जो कि खतरनाक किस्म का एक विलन माना जाता है जिसका नाम क्रो है, उसको जो है बेसिकली सेलेस्टियल ने थम्स अप दिया था। तो आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी कि क्रो जैसा डिविएंट उसको थम्स अप दिया गया और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो उसको थम्स डाउन दिया गया था। तो इसी सारी की सारी चीज़ों को हम आज की इस टाइम के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली दोबारा से क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर से होती है, जहाँ पे ये ज़बरदस्त तरीके के जो हैक्स होते हैं वो अभी भी इन सारे के सारे म्यूटेंट्स के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी जो है बेसिकली समंदर के अंदर एक किंगडम के अंदर शिफ्ट होती है जो कि लेम्यूरिया के नाम से मौजूद है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि क्रो के साथ एमा फ्रॉस्ट की मीटिंग हो रही है। अब आपको याद होगा कि हमने अपने मेन इवेंट के अंदर देखा कि किस तरीके से डिवेंट्स जो हैं वो सारे के सारे म्यूटेंट्स को मदद करने के लिए उनके आइलैंड क्रोकोवा के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इससे आने से पहले उसकी एमा फ्रॉस्ट से बात हुई थी कि किस तरीके से वो उनकी मदद करना चाहते हैं। तो वहीं से एमा फ्रॉस्ट पूछती है, ऑब्वियसली इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आपसे ये पूछना होगा मिस्टर क्रो कि आखिरकार आप अपने लोगों को इस तरह से इस पूरे के पूरे अटैक के बीच लाके क्यों फेंक रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ड्रूक बेसिकली उसको यहाँ पे यही बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे अपने आदमियों को मार नहीं रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ जो बात हो रही है वो म्यूटेंट्स की नहीं हो रही बल्कि डिविएंट्स की हो रही है। क्योंकि ड्रूक के मुताबिक वो इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को एक्सेस डिविएशन समझता है। तो जितनी लड़ाई ये इन म्यूटेंट्स की है उतनी ही लड़ाई ये क्रो और उसके डिविएंट्स की भी है। और उससे पहले आज तक उनको ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि वो अपनी जो है अच्छाई को दुनिया के सामने ला सकें। और शायद इस पूरे के पूरे क्राइसिस के मोमेंट में जब वो यहाँ पे म्यूटेंट्स की मदद करेंगे, सारे के सारे बुरे लोगों के खिलाफ खड़े होंगे, तो वहाँ पे जाके शायद लोगों का पर्सपेक्टिव उसके और उसके लोगों के लिए यानी डिविएंट्स के लिए चेंज हो जाए। और आज तक डिविएंट्स को कॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक बेकार, गलीज और मनूस क्रिएचर समझा जाता है, जबकि इन रियल हम जानते हैं, हमने इटर्नल्स के जो कॉमिक पढ़े हैं, कि डिविएंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलेस्टियल्स ने गलत करने की कोशिशें भी की हैं। तो हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे सारी की सारी बातें सुन के कहती है, लगता है कि आप इस दुनिया के बर्बाद होने के वक्त भी मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सच में काफ़ी टेरेबल हो मिस्टर क्रो। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे हमें अर्थ बता दी कि किस तरीके से एमा फ्रॉस्ट ये जान जाती है कि उनको कुछ मदद की ज़रूरत तो पड़ने वाली है। और अगले पल वो क्रोकोवा के सारे गेट्स को खोल देती है, जिसके ज़रिए वो सारे के सारे डिवेंट्स यहाँ पे आ पाते हैं। और ये गेट्स ही इस बात की पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से म्यूटेंट्स और डिविएंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो यार ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक ऐसा इवेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को बदल रहा है कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर। और इसी वजह से ये इवेंट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि डिविएंट्स, इटर्नल्स और ह्यूमंस जो हैं वो तीनों के तीनों एक ही ग्रुप थे जिनको सेलेस्टियल ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। लेकिन म्यूटेंट्स के बारे में कभी भी ये बात नहीं बताई गई थी कि वो डिविएंट्स से आए हैं, बल्कि हमेशा से ऐसा बताया गया कि वो इंसानों से ही आए हैं और इस वजह से उनके अंदर म्यूटेंट जीन पाया जाता है। लेकिन इन रियलिटी अब ये बताया जा रहा है कि उनके अंदर इंसानों का जीन नहीं बल्कि डिविएंट्स का जीन मौजूद था, जिस वजह से वो पावर्स को डेवलप कर पाते हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी जो इस पूरे के पूरे कॉमिक के जरिए सेट की गई है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि क्रो अपनी आर्मी को यहाँ पे लेकर आता है और उसको आवाज़ आती है, थैंक यू मिस्टर क्रो कि आपने आज हमें यहाँ पे आके ज्वाइन करा। हमारे पास इस सबको एंड करने का प्लान है, लेकिन हम जब उस प्लान को फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई चाहिए जो कि साइलेंट को प्रोटेक्ट कर सके। क्या वाकई में आपको लगता है कि आपके सारे के सारे लोग इस पूरी की पूरी चीज़ को रोक सकते हैं, ये खतरनाक किस्म का बड़ा सा मॉन्स्टर? तो वहीं से क्रो अगले पल अपना ज़बरदस्त तरीके से एक चश्मा पहनकर कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, जो कि बिल्कुल इमरान खान की तरह है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगले पल क्रो यहाँ पे अपने वेपन्स का, अपने लोगों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इन सारे के सारे इटर्नल्स से मुकाबला करने के लिए, बल्कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। और अर्थ में बताती है कि जैसा कि तुम इटर्नल्स के बारे में अब तक बहुत कुछ जान ही चुके होगे, तुम उनके वॉर के बारे में जानते हो, उनके थर्ड प्रिंसिपल के बारे में जानते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो उनको बताता है करेक्ट एक्सेस डिविएशन। क्या म्यूटेंट जो है वो एक्सेस डिविएशन है? परहैप्स नॉट। लेकिन ये एक पूरी की पूरी अलग चीज़ है जिसके ऊपर हम फिर कभी बहस करेंगे कि म्यूटेंट्स को एक्सेस डिविएशन माना जा सकता है कि नहीं। लेकिन इस वक्त जो एक्सेस डिविएशन है वो तो हमारे सामने है। और अगले पल हम देखते हैं कि क्रो बोलता है कि अभी इसी वक्त मेरे दोस्तों फौरन से उसको लेकर आओ। और हम देखते हैं कि क्रो बेसिकली यहाँ पे केज के अंदर एक ऐसे डिविएंट को लेकर आता है जो कि एक्सेस डिविएशन की तरफ जा चुका है। आपको अच्छी तरीके से पता है ये बात कि जब भी इटर्नल्स के सामने एक एक्सेस डिविएशन आता है तो उनका थर्ड प्रिंसिपल जो कि सेलेस्टियल ने उनको दिया था वो ट्रिगर हो जाता है
और वो उस वक्त कुछ भी कर रहे हों, उनको उस पूरे के पूरे डिविएंट को किसी भी हाल में खत्म करना है। तो हम देखते हैं कि क्रो बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे डिविएंट को लेकर आया जो कि एक्सेस डिविएशन की तरफ जा चुका है और अगले पल उस पूरे के पूरे केज को उन सारे के सारे इटर्नल्स के बीच में भेजता है और इस तरीके से वो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि वो बड़े बड़े हैक्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इन रियल लाइफ इटर्नल्स हैं और इस वजह से वो एक्सेस डिविएशन को देखते हैं उनका थर्ड प्रिंसिपल जागता है और वो अगले पर उस पूरे के पूरे डिविएंट को मारने के अंदर लग जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सारे के सारे एक्समैन यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके ऊपर जोरदार हमला करते हैं। और वहीं से साइक्लॉप बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज थी, हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्या आप इस बारे में श्योर है कि आप इसको हैंडल कर लेंगे? तो क्रो बोलता है कि ओह प्रोबेबली, लेकिन तुम्हारे प्लान के साथ तुम्हें मैं गुड लक कहना चाहूंगा जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो। आई होप कि तुम हमारे गॉड को जान से मार डालो। इसी के बाद हम क्रोकोआ के ऊपर थोड़ी देर बाद शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्रो और एमा फ्रॉस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रो इस बात का अंदाजा लगाता है कि किस तरीके से एमा फ्रॉस्ट का जो मूड है वो काफी ऑफ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे ये बात पता चलती है कि किस तरीके से सेलेस्टियल एमा फ्रॉस्ट के सामने आया था और उसने इसको जज करने की कोशिश करी, जिस वजह से उसको थंब डाउन दिया गया। और हम देखते हैं कि क्रो यहाँ पे उसकी सारी की सारी बातें सुन के उसको यही बताने की कोशिश करता है, क्या तुम एक सेलेस्टियल के पूरी की पूरी जजमेंट के ऊपर अपने आप को अफसोस में डाल रही हो? तुम्हें आखिरकार ये बात समझ में कैसे आ रही है? एक ऐसा इंसान जो कि आज ही बना है, जो कि अपने आप को गॉड कह रहा है, वो तुम्हें आगे अगर जज करेगा तो क्या तुम उसकी बात मान के अपनी सारी जिंदगी के ऊपर सोचने में लग जाओगी? मेरे ख्याल से हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो सेलेस्टियल जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो हमारी जिंदगी से दूर रहे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। और अगले पल हमें अर्थ बताती है कि डिविएंट्स की बात की जाए तो वो काफी जवानी के अंदर ही मर जाते हैं, इंसानों से भी काफी ज्यादा जल्दी, लेकिन क्रो एक रेयर एक्सेप्शन है जो कि हजारों सालों से जी रहा है और आज तक वो एक्सेस डिविएशन की तरफ भी नहीं गया। वो तब एक बच्चे की सूरत में मौजूद था जब सारे के सारे सेलेस्टियल्स लेमुरिया के ऊपर आए थे और उन्होंने अपनी जजमेंट सुना के उस पूरे के पूरे आइलैंड को समंदर के अंदर गर्क कर दिया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से अरशिम द जज ने आके उनके पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद किया था और वो इस बात को कभी नहीं भूल सकता है। इन मैनी वेज वो अपनी सारी जिंदगी जो है अरशिम और उसकी पूरी की पूरी जजमेंट से डरता हुआ और भागता हुआ आया है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि इवेंचुअली एक ना एक दिन उसको दोबारा इस सारी की सारी चीज़ों से पाला पड़ सकता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा सेलेस्टियल प्रोजेनिटर होता है वो क्रो के पास आता है उसको जज करने के लिए अरशिम द जज की फॉर्म के अंदर। अभी जो प्रोजेनिटर है ये जिस किसी के पास भी जज करने के लिए जा रहा है, उनकी जिंदगी के अंदर जो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिलेटेड चीज़ है, वो उसके ही रूप में आके उनको जज करता है। और इस तरह क्रो की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो चीज़ है वो अरशिम द जज है, जिसको उसने अपने बचपन के अंदर देखा था कि किस तरीके से उसने सारे के सारे उसके लोगों को बर्बाद कर दिया था। और वहीं पर अरशिम सवाल करता है कि आखिरकार तुम अपने लोगों को यहाँ पे मरने के लिए क्यों लेकर आए हो? तो क्रो बोलता है कि मैं अपने लोगों को यहाँ पे मरने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि मुझे इस बात का विश्वास है कि हम जो यहाँ पे करने जा रहे हैं वो ठीक है और उससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। जो कुछ भी मिस फ्रॉस्ट ने कहा वो बिल्कुल सच है। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पावरफुल लोगों के साथ खड़ा होना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि हम तो वैसे भी ख़त्म हो ही चुके हैं। हमारी ना ही कोई इज्जत थी और ना ही हमारे बारे में किसी को कोई परवाह थी। हम इस बात की उम्मीद में आए हैं कि हमारा जो नया गॉड है वो शायद हमारे ऊपर मेहरबान होगा अपने पुराने गॉड से ज़्यादा, क्योंकि अगर ये वो नहीं होता तो फिर कोई इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पुराने वाले गॉड्स के लिए हम सिर्फ प्लेट के अंदर होने वाला एक खाना थे जो कि अपनी मर्जी से आके हमें खा जाया करते थे और उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन परहैप्स अगर ये नया गॉड से ज़्यादा बेहतर है तो वो हमारे बारे में कुछ और भी सोचता होगा, उसने हमारे लिए कुछ प्लान्स रखे होंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये सुनते ही प्रोजेनिटर ने जब क्रो की इन सारी की सारी बातों को सुना तो उसके हाथ कांपने लग गए। वो अपनी जजमेंट थंब डाउन की तरफ ही लेके जा रहा था, लेकिन अंगूठे को 1 इंच नीचे करने से पहले उसके हाथ के अंदर एक कपकपी आई और उसने अपने पूरे के पूरे अंगूठे को वापसी ऊपर की तरफ खड़ा करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अरशिम द जज यहाँ पे क्रो को जो है उसकी जजमेंट के अंदर पास कर देता है, और ये वजह थी कि किस वजह से क्रो जो है वो पास हो गई और एमा फ्रॉस्ट वो फेल हो गई। और इसी तरह हमें अर्थ बताते कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोजेनिटर ने सिर्फ यहाँ पे क्रो की नहीं बल्कि हर एक डिविएंट की जो है पुकार को सुना, और उसने इस बात को जाना कि किस तरीके से जो पुराने गॉड्स थे उन्होंने डिविएंट्स को बना के छोड़ दिया था बिना किसी रीज़न के। उनको बिला वजह लोग नफरत देते रहे जिसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस नए गॉड ने इनकी इन सारी की सारी बातों को समझा। हर एक डिविएंट वो इसके पूरे के पूरे टेस्ट के अंदर पास कर गया। डिविएंट्स के लिए ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि फॉर अ मिलियन ईयर्स इन गॉड्स ने हमेशा इन डिविएंट्स को दुत्कारा है और बुरी नजरों से ही देखा है। ना ही इनको इज्जत मिली और ना ही किसी का प्यार मिला है, लेकिन आज जाके इन डिविएंट्स को भी एहसास हुआ कि कोई है जो इनसे ऊपर है और इनसे प्यार करता है, और इस वजह से सारे के सारे डिविएंट्स को पास किया गया। तो ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है कि किस तरीके से हर एक डिविएंट जो है वो प्रोजेनिटर के टेस्ट के अंदर पास कर गया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे डिविएंट्स की कभी कोई गलती थी ही नहीं। उनको जिस तरीके से बनाया गया था वो बस उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे। इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे गलती थी वो उन सेलेस्टियल्स की थी जिन्होंने उनको ऐसा बनाया। लेकिन इसी तरह अगर हम इटर्नल्स के पास शिफ्ट होते हैं ड्रूक के, तो वो आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी जजमेंट में उनको फेल कर दिया गया होता है। और ये सब सोचने के बाद ड्रूक बिल्कुल परेशान हो चुका है और वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि आखिरकार ये सेलेस्टियल जब उसको जज करेगा तो क्या होगा।
ओरोनोस की बात की जाए तो वो वहाँ बैठ के सारे के सारे तमाशे को देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि आखिरकार ये सेलेस्टियल उसको जज करने के लिए कब आएगा। और ये इंतजार ज्यादा देर रुका नहीं, क्योंकि अगले पल प्रोजेनिटर ओरोनोस के पास उसको जज करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं से ओरोनोस बोलता है, ओह तो तुम मुझे जज करने के लिए आए हो, मेरे ख्याल से तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले आए हो गॉड। अगर तुम्हें मुझे जज करना है उसके लिए तुम्हें और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये बात सुनने के बाद प्रोजेनिटर उसको जज नहीं करता, बल्कि उसको और टाइम देता है कंसिडर करने के लिए उसकी सारी की सारी लाइफ को। लेकिन अर्थ वहीं से बोलती है, रही बात मेरे दोस्तों की, तो अब उनको जज करने का मौका आ ही चुका है। ओह क्या तुमने नोट करा कि किस तरीके से मैं कुछ इटर्नल्स को अपना दोस्त कह रही हूँ? मतलब प्लेनेट अर्थ के भी अपने फेवरेट्स हैं। अगर हम सबको कुछ हो जाता है तो मैं उनको सच में बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। मैं नहीं करूंगी मिस, क्योंकि मैं तो जिंदा ही नहीं होंगी ना। तुम मेरी बात को समझ गए होगे। और इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स माउंटेन के अंदर इकरिस पूछता है, मुझे ये बताओ कि अब आखिरकार हम कौन से पाथ को चूज करने वाले हैं? क्या हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे या अपने मसल का इस्तेमाल करेंगे? तो फेस्टोस बोलता है कि सर्सी के पास कोई प्लान मौजूद है, लेकिन वो हमें बता नहीं रही है इस बारे में कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोबारा से अपनी किसी तरह की प्राइवेट मीटिंग्स को करने के लिए जा चुकी है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली एजेक और मक्कारी यहाँ पे एक चीज़ बनाने में लगे होते हैं और वो बताती है, जब तक तुम सारे के सारे लोग अपने प्लान के ऊपर काम कर रहे हो तो हमने अपने नए गॉड से बात करने का एक तरीका निकाला है जिसके जरिए वो हमारी बात सुन सके और उसको समझने की कोशिश कर सके। हमारे पुराने गॉड्स वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल थे, हमारा नया गॉड वो काफ़ी अननोन नज़र आ रहा है, तो हमें उसको जानना होगा कि वो उसके दिल में क्या चल रहा है और हम उसको किस तरीके से समझा सकते हैं। और इसीलिए मैंने इस डाइस को बनाया है जिसके जरिए हम अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं इस नए सेलेस्टियल के आगे। तो अगले पल हम देखते हैं कि इकरिस यहाँ पे उड़ता हुआ आता और कहता है कि बहुत बढ़िया, और वो उस पूरे के पूरे डाइस के ऊपर आके खड़ा होता और चिल्लाता है, मेरी बात कान खोल के सुनो गॉड, या जो कोई भी चीज तुम अपने आप को मानते हो, डेथ टू द इटर्नल्स। तो एजेक वहाँ पे आकर कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन इकरिस एजेक के ऊपर यहाँ पे अपनी लेजर बीम से अटैक करता और कहता है, तुम्हें आखिरकार क्या लगता है एजेक कि तुम ठीक कर रही हो? हम पिछले मिलियन ईयर से इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं और उसके बावजूद हमने यहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ा। हमें इस पूरी की पूरी मशीन से रिमूव करो। हमें इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर हम इंसानों की कोई बेहतरी नहीं लेकर आ रहे हैं। हम एक ऐसे वॉरियर्स की रेस है जो कि अबॉमिनेशन के अंदर बदल चुकी है। हम अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए एक इंसान की जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। हम सब मर चुके हैं और हमारा मरना ही ज्यादा बेहतर है। सारे के सारे इटर्नल्स को जान से मार दिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए। तो हमने इस बात को पिछले अपने कॉमिक के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से इकरिस जो है अब इटर्नल्स के इस पूरे के पूरे आइडिया के ऊपर बिलीव नहीं करता है। उसके मुताबिक इटर्नल्स कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलौना है जिसको अपनी मर्जी से लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, और इससे कभी इंसानों का फायदा नहीं हुआ। लेकिन एजेक और मक्कारी इकरिस को आगे पकड़ते और कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है इकरिस? क्या हुआ अगर उसने हमारी इस बात को सुन लिया? और इकरिस बोलता है कि अगर वो मेरी इस बात को सुन लेता है तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है। हमारे बगैर ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। और अगले पल आवाज आती है, शायद तुम्हारी बात के अंदर दम है, मुझे इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। और अब मैं तुम लोगों को कंसीडर करता हूँ, माय फेथफुल प्रीस्ट, माय मैन ऑफ क्राफ्ट। तुम लोगों ने मुझे बनाया है, तुम लोगों ने अपनी अलग अलग नॉलेज का इस्तेमाल करके मुझे अलग अलग चीज़ों से बनाया है, और इसके अंदर तुम्हारे एम्बिशियस प्लान्स मौजूद हैं जो कि टोनी स्टार्क ने तुम्हें दिए थे। और इस सबको मिलाने के बाद तुम लोगों को ये लगा कि जो तुम लोग करने जा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर बेसिकली इकरिस की बात को सुन लेता है और कहता है कि अब मैं तुम लोगों से देखना चाहता हूँ। अब जैसा कि तुम लोग मुझे बना चुके हो और मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ, तो मैं तुम लोगों से एक एक करके एक बार दोबारा से पूछता हूँ, क्या इन सारी की सारी बातों को जानने के बाद कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ये मौका फिर से दिया जाए मुझे बनाने का, तो क्या तुम मुझे दोबारा बनाने की कोशिश करोगे? तो फेस्टोस बोलता है कि नहीं, उस वक्त मुझे लगा था कि हम लोग तुम्हें बना के एक ईविल को कम कर रहे हैं, लेकिन तुम उतने ही ईविल हो जितना मैंने सोचा था, तो मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो मक्कारी बोलती कि नहीं, लेकिन मुझे और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है इस सारी की सारी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ मौजूद है और अगर हमें थोड़ा और वक्त दिया जाता तो हम तुम्हें बेहतर तरीके से बना सकते थे। और वहीं से एजेक बोलती कि हाँ, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं तुम्हें दोबारा से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हो और ये सिर्फ एक टेस्ट है। तुम हमारे फेथ को चेक कर रहे हो कि हम तुम्हारे अंदर कितना विश्वास करते हैं। तो वहीं से सेलेस्टियल कहता है कि फेस्टोस तुम पास होते हो, मक्कारी तुम फेल होती हो, एजेक तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है और इसलिए मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा और सोचूंगा, और इकरिस तुम्हारे बारे में तो मैं ज़रूर थोड़ा सा और सोचूंगा। लेकिन वहीं से फेस्टोस बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि एक इटर्नल तुमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे पास करा और मक्कारी को फेल करा, जबकि हम दोनों का आंसर तकरीबन ना ही था। तो वहीं से हम देखते हैं कि प्रोजेनिटर बोलता है, मक्कारी के दिल में एक रिग्रेट मौजूद है कि वो मुझे और बेहतर बना सकती थी और वो मुझे ठीक कर सकती थी, लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुमने साफ तरीके से मना कर दिया कि तुम मुझे कभी नहीं बनाओगे, और ये सब करने के लिए तुमने एक्समैन की मदद भी करी थी ताकि वो मुझे डिस्ट्रॉय कर सकें। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दरअसल सिर्फ मिस्टर सिनिस्टर नहीं था जिसने एक्समैन को यहाँ पे आने का मौका दिया था,
बल्कि फेस्टोस भी मिला हुआ था एक्समैन के साथ उनको यहाँ पे लाने के लिए। और ये देख के एजे को गुस्सा आता और कहती है कि क्या तुमने क्या करा। तो फेस्टोस बोलता है कि मुझे अपने चांस को लेना ही था सबको ठीक करने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एजे और फेस्टोस के दरमियान एक तरह की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। और अर्थ बताती है कि इटर्नल्स को इस वक्त लड़ना है इस पूरे के पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए, लेकिन इस वक्त वो अपनी ही फाइट्स के अंदर एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। हीरो ऑन हीरो वायलेंस। आई एम श्योर कि वो इस पूरी की पूरी टीम का हिस्सा हैं, तो अपने सारे के सारे मामलों को थोड़े वक्त के अंदर ठीक कर ही लेंगे। वो हमेशा कर ही लेते हैं। लेकिन अगले पल आवाज़ आती है, ओह तुम। तो अर्थ कहती है ये कौन है। तो अगले पल सेलेस्टिया बोलता है, तुम्हें क्या लगा मशीन यानी कि अर्थ कि मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ खड़े होकर बातें करती रहोगी मेरे बारे में और मैं समझ नहीं पाऊंगा। तुम हमेशा से सारी चीज़ों को देखती हो और छुपाने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का बिटर एंड कोल्ड कोर जो है मैं उसको अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। तुम हमेशा से ऐसे प्रिटेंड करती हो कि तुम मदद कर रही हो और तुम कभी मदद करती नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ इस अर्थ की बीइंग्स को जज करने के लिए आया हूँ? तुम्हें भी जज किया जाएगा और तुम मेरी जजमेंट से एस्केप नहीं कर सकती हो। तो ये देख के अर्थ बोलती कि ओह वेल, अब तो हमारी सारी की सारी उम्मीदें सिर्फ सरसी के एक अच्छे प्लान के अंदर हैं। क्या मैंने ठीक कहा? और उसी तरह हम यहाँ से हॉर्स ऑफ द ब्लेड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि दरअसल जैक ऑफ नाइफ्स का एक प्राइवेट कलेक्शन है। और ये हम ऑलरेडी अपने पूरे के पूरे मेन इवेंट के अंदर देख चुके हैं कि किस तरीके से सरसी जैक ऑफ नाइफ का इस्तेमाल करती है और वो एक्सक्लूशन के अंदर उसको लेकर आती है, जहाँ पे वो किसी और को नहीं बल्कि इटर्नल इरोस को एक्सक्लूशन से बाहर निकालते हैं। और इरोस बाहर आता और कहता है, क्या यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करके ड्रिंक वगैरह पीनी चाहिए या फिर दुनिया को बचाने वाला काम हमें पहले करना चाहिए? तो वहीं से जैक ऑफ नाइफ बोलता है कि सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि मुझे तुम्हें स्टेल्थ तरीके से वापसी यहाँ से बाहर निकाल लेना चाहिए, इससे पहले कि किसी को यहाँ पे पता चले और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि इरोस बोलता है कि इससे पहले कि हम जाएं मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। सुईसान भी यहाँ पे मौजूद है ना। तो वहीं से जैक ऑफ नाइफ बोलता है कि हमें इस वक्त सेलेस्टियल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इमोशंस के ऊपर नहीं, प्लीज़। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि इरोस यहाँ पे अपने अगले सेल यानी कि सुईसान के सेल के अंदर आता है, जो कि दरअसल उसकी और थैनोस की माँ है। और वो पूछता है कि मदर, क्या आपने उसको देख लिया? क्या उस क्रिएचर ने आपकी जजमेंट सुना दी है आपको या अभी तक नहीं सुनाई है? तो सुईसान बताती है कि वो मेरे पास आया था और उसने मुझे अभी जज करने से मना कर दिया। उसने अभी तक मेरी वर्थ को डिसाइड नहीं किया है कि मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, जबकि थैनोस को पैदा करने वाली मैं ही हूँ और उसके जरिए इस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या हुआ है उसके बावजूद भी उसने मुझे अभी तक जज नहीं करा। तो ये बात मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी वाली है। तो इरोस बोलता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ, मेरे काफ़ी सारे सालों को जो है बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन अब मैं अपना एक और दिन बर्बाद नहीं करूँगा। मैं इस पूरे के पूरे स्केल को बैलेंस ज़रूर करूँगा। हमारी फैमिली को एक कर्ज दिया गया है और इस पूरे के पूरे कर्ज को आज मैं साफ़ करूँगा इस वर्ल्ड को बचाने के बाद, और ये मुझे करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अलग अलग अर्थ के जो लोग हैं, जो कि नॉर्मल लोग हैं बिना सुपर पावर्स वाले, उनको भी जज किया जा रहा है। और हमें बताया जाता है कि किस तरीके से वो इंसानों के सामने सेलेस्टियल उन रूप के अंदर आ रहा था जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं या सबसे ज़्यादा जिससे नफरत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं, ताकि वो जब उनकी जजमेंट को सुने तो उनको ऐसा महसूस हो कि ये जज उनको पर्सनल लेवल पर किया गया है, ना कि एक ऐसी बीइंग आगे कर रही है जो कि उनसे पहली दफ़ा मिली है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग लोगों को जज किया जा रहा होता है, जहाँ पर ज़्यादातर थम्स डाउन ही देखने को मिल रहे होते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से अगर दोबारा क्रोकोवा के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे ये इटर्नल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस सारी की सारी जजमेंट होने के बावजूद भी वो अपनी इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ पे वो म्यूटेंट्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।